दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी आज एक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सभी को कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, लगातार आपको कहानी मिल रही है और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी जुट जाइए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग शेयर करेंगे मैं उनके लिए होली पर स्पेशल स्पेशल गिफ्ट भी भेजूंगा। आज हम सुनने जा रहे हैं 146वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना ने माही को डराने के लिए अंजलि कपूर के साथ मिलकर एक हमला करवाया, लेकिन हालात बिगड़ गए और उनके माता पिता यशवंत और यामिनी बुरी तरह घायल हो गई। अस्पताल में माही जब उनके हालात को लेकर चिंतित थी, तभी उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिला, जिससे पता चला कि यह हमला उसे युवराज से दूर करने की चेतावनी थी। आईसीयू के बाहर सफेद दीवारों के बीच माही और टीना खड़ी थी, लेकिन उनके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। अगले 24 घंटे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि खतरा टल गया है, पर यह सच में खत्म हो जाएगा। टीना की आंखों में अपराध बोध की छाया थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस डर को वो खुद भी छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी बेचैनी न पड़ सके, खास करके माही। उसके जहन में अंजलि कपूर की बात घूम गई। हमला सिर्फ माही को डराने के लिए था, पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या सच में माँ पापा की खून से लथपथ तस्वीर उसकी आंखों के सामने कौंध रही थी। दूसरी ओर माही की आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। उसका दिमाग उस धमके भरे मैसेज को लेकर बेचैन था। माही, मैंने सोचा कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई, इसलिए एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि युवराज से दूर रहने के लिए। मुझे लगा कि कहीं तुम भूल न जाओ तो याद दिला दूं। उसने फोन की स्क्रीन को कसकर पकड़ लिया, जैसे जवाब खोजने की कोशिश कर रही हो। आखिर ये है कौन? क्या इसका युवराज से कोई ताल्लुक है? और ये इस खेल में कितनी दूर जा सकता है? वो बार बार सोच रही थी। उसके मन में जैसे पहेलियां बिछ गई थी। टूटी हुई कड़ियां जोड़ जोड़ कर वो सच तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी अंगूठी के पास आई और जो युवराज ने उसको पहनाई थी, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं इस बार नहीं झुकूंगी, जो भी है उसका सामना करके रहूंगी। पर जो उसके मन में एक और डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। उधर सिंघानिया हाउस में युवराज अपने कमरे में सो रहा था। आज बहुत दिनों के बाद युवराज को ऐसी चैन की नींद आई थी। युवराज के सपने में माही के साथ बिताए हुए खुशी भरे लम्हे आ रहे थे, जिसकी वजह से सोते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा, जिससे उस वजह से उसकी नींद खुल गई। उसे कॉल करने वालों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना मोबाइल देखा तो वसीम का कॉल आ रहा था। युवराज ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ वसीम? रात के इस पहर पर क्यों कॉल कर रहे हो? आगे से वसीम ने हड़बड़ाते हुए कहा, मालिक मालिक माफ करना, लेकिन अभी कॉल जरूरी था। खबर ही कुछ ऐसी है जिसके लिए मैं इंतजार न कर सकता था। वसीम की बात सुनकर युवराज समझ गया कि जरूर चिंता की बात होगी। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल उड़ गई थी। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ वसीम, जल्दी बताओ। आगे से वसीम ने पूरी बात युवराज को बतानी शुरू की। मालिक, माही मैडम अपनी बहन टीना और अपने मोम डैड के साथ मीरा होटल में डिनर करने के लिए गई थी। वहां उन पर किसी ने हमला कर दिया, जिसमें उनके मोम डैड बुरी तरह जख्मी हो गए और वो इस सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमले की बात सुनकर युवराज की बची कुची नींद भी बिल्कुल गायब हो गई। उसने वसीम को फोन काट दिया और बेड पर फेंक दिया। उसके दिमाग में जो सवाल घूम रहे थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब तो मुझे विश्वास हो गया है, माही के डिवोर्स लेने के पीछे जरूर उस मास्टरमाइंड का हाथ है, जो बार बार माही पर हमला कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। युवराज ने गुस्से में बड़बड़ाया। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां माही को मेरी जरूरत होगी। जैसे उसके मन में ख्याल आया, उसने मोबाइल उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। वो सिंघानिया हाउस से निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। उसे माही और उसके परिवार की चिंता हो रही थी। उसकी गाड़ी की स्पीड तेज से तेज होती जा रही थी। रोड पर चल रही गाड़ियां उसकी गाड़ी की स्पीड देखकर अपने आप में साइड हो रही थी। वो हॉस्पिटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। तभी उसे रोड पर बैरिकेड्स लगाए हुए दिखे। युवराज ने सामने से देखा तो वहां पर 10 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था। युवराज ने गाड़ी का शीशा उतारा और अपना सिर बाहर निकालते हुए उन लड़कों पर जोर से चिल्लाया, अरे हट जाओ रास्ते से। उन सभी लड़कों ने युवराज को जैसे एक अमीर लड़के से बुला रखा था, और जिस लड़के के कहने पर यहाँ भीड़ जमा हो गई थी उसका नाम था माधव। माधव रोड के बीचों बीच एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। उस लड़की के हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था और माधव अपने घुटनों पर उसके सामने बैठा था।
उसके हाथ में रिंग बॉक्स था और वो लड़की रिंग को ले और फिर को लड़की को प्रपोज कर रहा था। और जैसे माधव ने सुना कि युवराज पर चिल्ला रहा है तो लड़की के सामने माधव की इमेज डाउन होती जा रही थी। अबे ओए, अगर तुमने एक बार और रास्ता खाली करने के लिए कहा तो मैं यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। माधव ने युवराज की तरफ देखकर धमकाते हुए कहा, अपनी गाड़ी घुमा लो और यहां से हट जाओ भाई, तुम्हारी गाड़ी हम यहां से नहीं जाने देंगे। वहां पर एक लड़के ने और ने कहा, हाँ भाई, हमारा टाइम और माधव भाई का मूड खराब मत कर, निकलो यहां से। एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी एक लंबा सा जवान आदमी युवराज की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो युवराज को गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा था। साले, तुझे इस बात समझ नहीं आ रही क्या? रुक, मैं तेरा अभी सिर खोलकर तेरे दिमाग की सर्विस करता हूं, उस आदमी ने कहा। युवराज ने भी जब उसको अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और आदमी अब बिल्कुल युवराज के करीब आ गया था। उसने युवराज के सामने आते ही अपनी मुट्ठी भींची और युवराज के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठा दिया। लेकिन युवराज उसके हाथ से मुक्का खाने वाला तो था ही नहीं। इससे पहले कि उसका हाथ युवराज तक पहुंच पाता, उससे पहले युवराज ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे उस लड़के के कान में सीटी बजने लगी और दिमाग सुन पड़ गया। देखते ही देखते वो लड़का लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर युवराज ने अपना पैर उठाया और उसकी छाती में एक जोरदार लात दे मारी, जिससे वो साइड में खड़ी एक गाड़ी से टकरा गया और गाड़ी भी उसके साथ 2-3 फीट तक खिसक गई। उस आदमी ने इस कदर चोट लगी कि वहीं पर बेहोश हो गया। युवराज ने फिर उसका पीछा भी नहीं छोड़ा और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। युवराज पहले से ही गुस्से में था। ऐसे में माधव और उसके लड़के ने युवराज को छेड़कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। युवराज उस लड़के की अभी भी बेरहमी से मारपीट कर रहा था। इन लोगों ने युवराज की ताकत को कम आंक लिया था और इस वक्त युवराज भी इतना गुस्से में था कि उस लड़के की जान भी ले सकता था। वहां खड़े लोगों ने देखा कि युवराज ने पूरा खेल ही पलट दिया। युवराज ने अभी एक सिंपल सी सफेद टी शर्ट पहनी थी, उसके साथ काले रंग की ढीली ट्राउजर पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि युवराज सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप का सीईओ। लेकिन युवराज की गाड़ी देखकर सभी थोड़ा घबरा रहे थे। सभी समझ रहे थे कि सामने वाला कोई अमीर परिवार का आदमी है, लेकिन माधव को अपने पर ज्यादा ही घमंड था। उसने सोचा कि अगर ये आदमी किसी अमीर परिवार से हुआ भी तो उसके जितना पावरफुल नहीं हो सकता। माधव इस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रही ईगल गैंग के सरप्रस्त जोगिंदर का बेटा था और जब से दीपक भाई की गैंग को युवराज ने खत्म किया है, उस दिन से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक जंग छिड़ गई थी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कौन सी गैंग आगे बढ़ाएगी। और जी पिछले कुछ दिनों में बहुत खून खराबा भी हुआ था। इस रेस में ईगल गैंग आगे निकल गई थी। अब ईगल गैंग पूरे मुंबई पर राज कर रही थी। जैसे युवराज ने उस लड़के के साथ बुरी तरह पिटाई की तो पीछे से उस लड़के के साथियों ने भी हमला शुरू कर दिया। माधव ने भी उन को युवराज पर हमला करने के लिए इशारा किया। वो सभी युवराज की तरफ बढ़ रहे थे। युवराज की नजर अब उन लोगों पर पड़ी तो उसने देखा कि वो सभी युवराज की तरफ भागते हुए आ रहे थे। माधव ने सब लोगों को युवराज के ऊपर ऐसे छोड़ दिया जैसे वो माधव के पालतू कुत्ते हो। वो पीछे उस लड़की के साथ तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। युवराज ने देखा था कि लगभग 10 लड़के थे और युवराज के मन में उन लोगों के लिए कोई दया भी नहीं थी। अगर वो लड़के उसकी हालात समझने को तैयार नहीं थे तो युवराज भी कोई नरमी दिखाने वाला नहीं था। युवराज ने गुस्से में उन लड़कों को घूरा और अपनी गाड़ी में बैठाकर उनका गाड़ी लड़कियों को और बढ़ा दी। जब उन लड़कों ने देखा कि गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती ही आ रही है तो उन लड़कों ने उसका रास्ता रोकने की तैयारी कर ली। डरने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। मेरे साथ आओ और बस गाड़ी को घेर लो, उनमें से एक लड़के ने कहा। बाकी लड़कों को भी उसकी बात पर भरोसा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि युवराज उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। वैसे भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 लोग थे, उनके लिए बहुत छोटा मसला था। वो अभी भी युवराज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। युवराज ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और एक्सीलेटर की ओर दबाए जा रहा था और उसकी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वक्त एक लड़के से टकराई और जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई। पीछे खड़े लड़के समझ गए कि युवराज उनके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, नहीं उन्हें डरा रहा है। जैसे उनका पहला साथी नीचे गिरा तो बाकी सभी लड़कों को समझ आ गया कि गाड़ी को रोकने के लिए कुछ और ही करना होगा। वो पीछे हटे और कुछ देर सोचने लगे। युवराज अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन जो लोग हटने के लिए तैयार नहीं थे, युवराज भी उन लोगों के लिए रुकने को तैयार नहीं था। वो तेज रफ्तार में गाड़ी उनकी ओर बढ़ाते जा रहा था। जो कुछ लड़के उसकी गाड़ी के आसपास आने की कोशिश कर रहे थे, वो भी छोटे मोटे चोट खाकर जमीन पर इधर उधर गिरते जा रहे थे। लेकिन तभी माधव को अकल नहीं आ रही थी और वो अभी भी उस लड़की के साथ खड़ा था और उसे प्रपोज करने के लिए फिर से अपने घुटनों पर बैठ गया। युवराज ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की और गाड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही लड़के ने गाड़ी अपनी तरफ आते हुए दिखी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अब क्या करेगा युवराज? क्या युवराज माधव पर गाड़ी चढ़ा देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 147वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने उन दोनों की कोई चिंता नहीं की।
गाड़ी उनकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन तभी माधव ने पास खड़ी बैरिकेड्स ट्रॉली खींचते हुए युवराज की गाड़ी के आगे कर दी। युवराज की गाड़ी उस लोहे की बड़ी सी ट्रॉली से टकराई तो गाड़ी आगे से इतनी बुरी तरह डैमेज हो गई कि उसका चल पाना भी मुश्किल हो गया। युवराज ने जब देखा कि गाड़ी आगे से लेकर जाने की हालात में नहीं है तो वो गाड़ी से उतरा। उसने जब गाड़ी की हालात देखी तो एक दफा माधव को गुस्से में देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी गाड़ी डैमेज की, अब तुम्हारी गाड़ी लेकर जाऊंगा, अब चाहे तुम प्यार से मुझे गाड़ी दो या फिर कैसे ही दोगे। और यह कहते हुए युवराज उसे गाड़ी की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम जानते भी हो कि मैं हूं कौन, माधव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। लेकिन युवराज ने उसके इस गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो माधव की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी माधव ने अपने लड़कों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तब कुछ करोगे जब इसने मेरा गला पकड़ लिया, जल्दी से आओ और इसको एक तरफ करो। माधव की आवाज सुनते ही उसके लड़के युवराज की तरफ बढ़ने लगे। सभी ने युवराज को घेर लिया और उसके हाथ में क्रिकेट बैट, किसी के हाथ में हॉकी तो किसी के हाथ में गोल्फ स्टिक थी और सभी युवराज को बूढ़े बेकियों की तरह घूर रहे थे। तभी एक लड़के ने अपनी हॉकी स्टिक से हमला किया। जैसे ही उसने हॉकी उठाई युवराज को मारने ही वाला था, युवराज ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस लड़के से डबल स्पीड में हॉकी को पकड़ लिया और उसे छीनते हुए बीच में से तोड़ दिया। फिर युवराज ने एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारा, जिसकी वजह से वो लड़का पेट को पकड़ते हुए नीचे गिर गया। बाकी सभी लड़कों ने जब युवराज को ऐसे लड़ते हुए देखा तो डर के मारा थोड़ा घबरा गए। उनमें से एक और लड़के ने डरते डरते युवराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसका वार भी ब्लॉक कर दिया और जैसे वो युवराज को मुक्का मारने की कोशिश कर रहा था तो युवराज ने उसके मुक्के पर ही बराबर मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से उस लड़के की कंधे तक की हड्डियां झटक गई। कड़क। उस लड़के ने अपना कंधा पकड़ा और दर्द के मारे कराहने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी के लड़कों ने अपने हथियार डाल दिए और माधव से बोले, माधव भाई, भाई चलो यहां से, अच्छा होगा, ये कोई पागल लग रहा है, आज सबकी जान ले लेगा। ये कहते हुए सभी लड़के वहां से भाग निकले। माधव के माथे पर अब भी डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। युवराज उसकी तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसके सामने करता हुआ बोला, चाबी। माधव ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और युवराज के हाथों में रखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। युवराज ने जब उसकी तरफ देखा तो सामने एक ब्लैक हमबीवर खड़ी थी। युवराज ने गाड़ी की चाबी ली, बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ चल दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। माधव अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसको देखता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। आज माधव ने बहुत मेहनत से यह प्रपोज प्लान किया था। जिस लड़की को वो प्रपोज कर रहा था वो भी युवराज को जाते हुए देख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इतना हैंडसम लड़का ऐसा भी कर सकता है। युवराज पूरी स्पीड से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। उसकी गाड़ी लगातार स्पीड को और तेज करती जा रही थी। मुंबई की सड़कों पर इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो राइट लेफ्ट यहाँ से जगह मिल रही थी, वहीं से गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा था। वो हर गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसे इस तरह गाड़ी चलाता हुआ देखकर गाड़ी वाले भी ड्राइवर डर गए थे और उन्होंने अपने पहले ही गाड़ी रफ्तार कम कर ली और कुछ लोग अपनी गाड़ी न गुजरे जाने के बाद गालियां भी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जवानी के होश में युवराज अंधा हो गया है, लेकिन युवराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसको क्या लग रहा है और किसको क्या नहीं लग रहा था। उसने सभी सिग्नल तोड़ दिए और अपनी स्पीड को, और एक बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा सड़क के किनारे लगे मिट्टी के ढेर में जा गिरा और अगर तेज होता तो शायद मर भी सकता था। तब तक वो संभल कर युवराज को रोकने की कोशिश करता, तब तक युवराज की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। लगभग 5 मिनट में ही युवराज मुंबई सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने गाड़ी बार बीच में ही रोक दी और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसने चाबी पार्किंग के गार्ड की तरफ उछाल दी और खुद इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गया। उसको माही की बहुत चिंता हो रही थी। वो माही को किसी भी हालात में दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे वो आईसीयू के बाहर पहुंचा तो कानों में माही की बात पड़ी, जिसे सुनते ही युवराज के कदम वहीं पर रुक गए। माही और टीना आईसीयू के बाहर खड़ी एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी। टीना ने जानबूझकर युवराज का नाम माही के सामने लिया, तन जो कि जान सके कि माही के मन में क्या चल रहा है। माही, तुम युवराज जीजू को कॉल कर दो ना, उनके कहने पर मम्मा और बाबा का इलाज बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर करेंगे, टीना ने कहा। टीना की बात सुनते ही माही ने उसको घूरते हुए देखा और कहा, जिसकी वजह से मोम डैड को ये हालत हुई है, तुम चाहती हो कि मैं उससे ही हेल्प मांगू? मैं युवराज की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसकी वजह से तो आज मेरे इतनी वह सब कुछ मुसीबत में आ गए हैं। ये कहते हुए माही रोने लगी। टीना ने माही को गले लगाकर चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, चुप हो जाओ माही, कुछ नहीं होगा मोम डैड को, तुम चिंता मत करो। ये सब युवराज की वजह से हुआ है। उसके दुश्मन है कि जिन्होंने आज हम पर यह सभी हमला किया था, माही ने सुबकते हुए कहा। मतलब? टीना ने पूछा। मतलब टीना, ये उसी हमलावर का काम है जो पहले भी हम पर हमला कर चुका है।
कितने दिनों से उसकी कोई धमकी भरा मैसेज नहीं मिला था और आज उसका मैसेज आया है। माही ने टीना को पूरी बात बताई और अपने मोबाइल का वो मैसेज निकाल कर टीना के सामने कर दिया। टीना ने भी माही पर मोबाइल पकड़ा और मैसेज पढ़ने लगी। उसने मैसेज पढ़ा और माही की तरफ देखते हुए कहा, माही मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम युवराज से दूर ही रहो, हम सबके लिए अच्छा है। युवराज वहीं खंबे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। माही को इस तरह दुखी देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। घर से तो वो यही सोचकर आया था कि माही को सहारा देगा। उसने फिर मन ही मन सोचा, मैं माही के सामने नहीं जा सकता, लेकिन पर्दे के पीछे से तो उसकी मदद कर ही सकता हूँ। ये सोचते हुए युवराज ने अपना मोबाइल निकाला और चंदन को कॉल मिला दिया। कुछ ही रिंग्स में चंदन ने कॉल उठा लिया। उसकी आवाज में नींद की झलक दिखाई दे रही थी। जी सर, चंदन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। चंदन, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ माही के मोम डैड एडमिट है। मुझे देश के टॉप डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में चाहिए उनके इलाज के लिए, युवराज ने चंदन को हुक्म देते हुए कहा। चंदन की भी नींद उड़ गई थी। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। तुम भी जल्दी से जल्दी मेरे पास यहाँ सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। एक बात का ध्यान रखना, माही को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, युवराज ने कहा। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए चंदन ने फोन काट दिया। युवराज भी अपने जगह से हटा हॉस्पिटल के ऑन ड्यूटी हेड डॉक्टर से मिलने चला गया। माही और टीना अभी भी वहीं खड़े एक दूसरे को दिलासा दे रही थी। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकला। माही ने डॉक्टर के पास जाते हुए पूछा, डॉक्टर, अब कैसी हालात है उनकी? डॉक्टर ने माही की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने अभी उनकी सभी रिपोर्ट्स देखी है, जिसमें पता चला है कि उनकी हालात बहुत खराब है। यह सुनते ही माही और टीना की आंखों में आंसू आ गए। माही ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, हुआ क्या है उनको? डॉक्टर ने उनको समझाते हुए कहा, एक तो ज्यादा चोटें आने की वजह से उनका खून ज्यादा बह गया और यशवंत जी के सिर में ज्यादा चोट लगी, जिसकी वजह से उनके दिमाग की नस दब गई है और वो कोमा में चले जाने की संभावना में रखते हैं। यामिनी जी की बैकबोन पर ज्यादा लगी है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर माही और टीना बुरी तरह से घबरा गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। टीना को अब अंजलि पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर किसी को अंजलि के बारे में बताते भी तो वो खुद भी इसमें फंस जाएगी और साथ ही साथ युवराज को भी धोखा देगी। तभी माही ने रोते रोते डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है? अगर 1% भी चांसेस है तो मुझे बता दो। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनका इलाज करवा कर रहूंगी। एक इलाज है, सर्जरी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात सुनते ही माही और टीना को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। माही ने तुरंत पूछा, क्या क्या डॉक्टर, कैसे होगी सर्जरी? हाँ, एक डॉक्टर है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकते हैं। उनकी सर्जरी का सक्सेस रेट 99% है। यशवंत के दिमाग की सेरेब्रम की नस दब गई है, जो बहुत डीप होती है। ये सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर माथुर ये सर्जरी कर सकते हैं, डॉक्टर ने बताया। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन डॉक्टर माथुर से मिलना इतना आसान नहीं, वो किसी की भी नहीं सुनते, बस अपने मन की करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर माथुर मिलेंगे कहाँ? मैं उन्हें लेकर आऊंगी, माही ने पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर माथुर कहाँ मिलेंगे। मेरे पास उनके असिस्टेंट प्रकाश का नंबर है, जो मैं आपको दे सकता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और माही को प्रकाश का नंबर दे दिया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर माथुर की ऑपरेशन फीस करोड़ों में होती है, डॉक्टर ने बताया और वहां से अपने कैबिन की तरफ चला गया। माही ने एक बार नंबर को देखा और फिर टीना की तरफ देखा। क्या करना है टीना? माही ने पूछा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है माही, जल्दी से कॉल करो ना, हमें मोम डैड को जल्दी से जल्दी ठीक करना ही होगा, टीना ने कहा। माही ने तुरंत नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड के बाद उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? जी, जी आप डॉक्टर प्रकाश बोल रहे हैं क्या? माही ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी और दिल में एक अजीब सा डर था। बोलो, डॉक्टर प्रकाश ने फिर कड़क अंदाज में कहा। जी जी, मैं माही चौधरी बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर माथुर से मिलना है, माही ने डरते डरते कहा। उसको आवाज में चिंता और मजबूरी साफ झलक दिखाई दे रही थी। क्या काम है? आगे से बस इतना ही आवाज आई। इस बीच जो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर प्रकाश बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं। माही ने डॉक्टर प्रकाश को यशवंत और यामिनी के हालात के बारे में बताया तो डॉक्टर प्रकाश ने उनसे कहा, 30 करोड़ फीस है डॉक्टर माथुर की, दे पाओगे? 30 करोड़ रुपए सुनकर माही के होश उड़ गए। वो एक जगह पर जम गई। माही के माथे पर पसीना आने लगा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, कहे ना कहे। जब डॉक्टर प्रकाश ने देखा कि माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने ये कहते हुए फोन काट दिया, अगर पैसे का इंतजाम हो जाए तो कॉल कर लेना। क्या होगा आगे? क्या माही अपने मोम डैड को बचा पाएगी? 30 करोड़ कहां से लेकर आएगी माही? अब जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।
दोस्तों 148वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सुकून एफएम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेमानी मोहब्बत कहानी को अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर करें और 1000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने प्रकाश से बात करने के बाद जब प्रकाश ने कहा कि 30 करोड़ फीस लगेगी तो उसने फोन काट दिया। लेकिन माही के मन में अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर माथुर के असिस्टेंट डॉक्टर प्रकाश से बात करने के बाद उसका मन बिल्कुल भी भारी हो गया था। 30 करोड़ की फीस कोई मजाक नहीं थी। वह इतने रकम कहां से इंतजाम करेगी? उसकी सोचने की शक्ति कैसे खत्म हो गई थी। वह हताश सी हुई और वहीं पर जम गई। उसने धीरे से अपना मोबाइल कान से हटाया और टीना की तरफ देखा। टीना माही की आंखों में निराशा पड़ चुकी थी तो उसको लगा कि डॉक्टर माथुर ने आने से मना कर दिया है। उसने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ माही? डॉक्टर माथुर ने आने से इनकार कर दिया क्या? तुम चिंता मत करो, हम कैसे भी करके डॉक्टर माथुर को। इससे पहले कि टीना अपनी बात पूरी कर पाती माही ने उसको बात को बीच में काटते हुए कहा, उन्होंने हाँ तो कर दी लेकिन वो हमारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। टीना थोड़ी चौंक गई। उसको माही की बात को समझ नहीं आई। अगर डॉक्टर माथुर ने आने के लिए हाँ कर दी है तो माही किस बात का इंतजार कर रही है? उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो तुमने हाँ क्यों नहीं बोली उनको? माही गहरी सोच में डूब गई। तो वो टीना को बात को अनसुना कर रही थी और बस इस बारे में विचार कर रही थी कि इतने पैसे कहां से आएगी। वो मन ही मन बुदबुदाई, अगर मैं युवराज से पैसे मांगू तो उसके लिए छोटी बात होगी, लेकिन नहीं, मैं युवराज से बात नहीं कर सकती। अगर उस हमलावर को पता चल गया कि मैंने युवराज से बात की है तो वो टीना को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी सोच के साथ माही ने युवराज से पैसे मांगने का ख्याल मन से निकाल दिया। तभी टीना ने उसकी बाजू पकड़कर हल्के से झंझोड़ते हुए कहा, माही मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अगर डॉक्टर माथुर आने के लिए मान गए हैं तो तुमने उनको आने के लिए हाँ क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्योंकि उन्होंने फीस मांगी है और वो इतनी है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपना घर भी बेच दें तो भी यह रकम पूरी नहीं होगी। टीना की बात जवाब देते हुए माही ने लंबी सांस ली और कहा। टीना को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सोच रही थी कि एक डॉक्टर सर्जरी की इतनी फीस कैसे मांग सकता है कि घर बेचने पर भी पूरी नहीं होगी। जिस घर में वो रहते हैं उसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। कितनी फीस? उसने आत्मविश्वास से पूछा। 30 करोड़। माही के मुंह से 30 करोड़ सुनते ही टीना को ऐसा लगा कि जैसे किसी में बिजली का झटका उसको दे दिया हो। कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं बोल पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहां से आएंगे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, माही पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम डॉक्टर माथुर को आने के लिए कह दो। तुम इतने पैसे कहां से लेकर आओगी टीना? माही ने आश्चर्य से पूछा। हम अपनी गाड़ियां और प्रॉपर्टी बेच देंगे। उनकी कीमत लगभग 27 करोड़ होगी। बाकी के 3 करोड़ तुम अपने ऑफिस से लोन लेने की कोशिश करो। मैं भी लोन लेने की कोशिश करती हूँ। इतना लोन हमें मिल ही जाएगा। टीना ने माही की बात का जवाब देते हुए कहा। माही की टीना की बात कुछ हद तक ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, हम पहले ही पैसों का इंतजाम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और मैं मेरे ऑफिस में लोन के बारे में पूछती हूँ कितना मिल सकता है। माही ये कहते हुए अपना मोबाइल निकाल लिया। अपने असिस्टेंट भाग्या को कॉल मिला दी। भाग्या अभी भी सोकर उठी थी और सुबह की ताजगी हवा में जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने देखा कि इस माही का कॉल था। वो सोच में पड़ गई, माही इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही है? ये सोचते हुए भाग्या ने कॉल रिसीव किया। एकदम से माही के सवालों की बारिश कर दी। हेलो माही, इतनी सुबह सुबह कॉल की है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? माही ने जल्दी से कहा, मुझे अर्जेंटली मॉम डैड के इलाज के लिए लोन चाहिए। मुझे पता करना है कि ऑफिस में मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने का लोन मिल सकता है। भाग्य को माही की आवाज में घबराहट महसूस हुई। उसने तुरंत कहा, माही क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाग्य बात ये बाद में बताऊंगी, बस अभी ये बताओ कि मुझे ऑफिस में से कितने का लोन मिल सकता है? माही ने अधीरता से पूछा। हाँ हाँ माही, मैं अभी शिवानी मैम से बात करती हूँ। ये कहते हुए भाग्य ने फोन काट दिया। माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मन में बेचैनी हो रही थी। माही की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी। भाग्य की कॉल का इंतजार उसके लिए दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। वो बार बार भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी कि शिवानी उसको लोन देने के लिए हाँ कर दे। ऊपर टीना भी बेचैन थी और लेकिन वो माही की तरह सिर्फ इंतजार करने वालों में से नहीं थी। उसने प्रॉपर्टी और गाड़ियों को बेचने के लिए कई लोगों से बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन मजबूरी के इस हालात में लोग कीमतें गिराने में लगे थे। टीना को अब गुस्सा आ रहा था। उधर युवराज डॉक्टर के कैबिन में बैठा और यशवंत और यामिनी के हालात के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर ने उसको भी यही बात बताई जो माही और टीना को बताई थी। युवराज भी डॉक्टर माथुर से संपर्क करने की कोशिश करने लगा था। उसने डॉक्टर माथुर के असिस्टेंट प्रकाश को कॉल किया
और ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन डॉक्टर माथुर ने प्रकाश से युवराज को मना करवा दिया। युवराज माही की हेल्प करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। युवराज ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही उसे क्यों मदद नहीं मांग रही थी। वो जानता था कि अगर वो माही से पैसे की बात कहेगा तो वो मना कर देगी, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। दूसरी तरफ टीना उसे थोड़ा साइड पर खड़ी थी। उसके मन में दो ही नाम आ रहे थे, एक अंजलि और दूसरा युवराज। अंजलि से उसको कोई खास उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सोचने के बाद टीना ने युवराज को कॉल करने का फैसला किया। हेलो टीना, सब ठीक तो है? युवराज ने फोन उठाते हुए पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है जीजू, टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें 30 करोड़ की जरूरत है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहां से अरेंज करें। युवराज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, टीना तुम जानती हो कि माही मुझसे पैसे नहीं लेगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? टीना ने तुरंत पूछा। मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम बस माही को मत बताना कि इसमें मैं शामिल हूँ। टीना जानती थी कि माही युवराज से मदद नहीं लेगी, लेकिन इस वक्त किसी भी तरह से पैसे जुटाना जरूरी था, क्योंकि उसको मोम डैड की हालात बहुत नाजुक थी। मोम डैड की जान भी बचानी बहुत जरूरी थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। वही माही भाग्य की कॉल का इंतजार कर रही थी। उसकी नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि भाग्य जल्दी से कोई अच्छी खबर लेकर आएगी, लेकिन स्क्रीन पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई थी। निराश होकर वो अपना मोबाइल पॉकेट में रखने जा रही थी, तभी मोबाइल की स्क्रीन रोशनी से चमक उठी। माही ने तुरंत फोन उठा लिया और कहा, हेलो भाग्य, बताओ क्या हुआ? माही, मैंने शिवानी मैम से बात की है। वो कह रही है कि वो हॉस्पिटल आ रही है और वो सब संभाल लेंगी। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माही को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी समस्या इतनी जल्दी हल हो जाएगी। उसने तुरंत टीना की ओर देखा और कहा, टीना, भाग्य कह रही कि उसकी बॉस हमारी मदद कर देंगी। टीना को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। माही, जब तक पैसे हमारे हाथ में नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें और रास्ते भी तलाशने होंगे। उसने माही से कहा। यह बात तो तू ठीक कह रही है टीना, माही ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा। माही और टीना अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी हुई शिवानी का इंतजार कर रही थी। माही की बेचैनी उसके चेहरे पर सलक रही थी और उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जाती, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि शिवानी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ टीना की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अब जब माही ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो उसे लगा कि युवराज से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं रही। वो यही सोच रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। टीना, मैं वॉशरूम के पास खड़ा हूँ, मुझसे यहाँ आकर मिलो। टीना का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क गया। ये मैसेज युवराज का था। उसने बिना समय गवाए अपना बैग उठाया और माही से कहा, माही, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। माही ने सिर हिलाकर हामी भर दी। टीना जल्दी से वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। अब जब वो पहुंची तो उसने देखा कि युवराज पहले से वहीं पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। टीना धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो गई, उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। युवराज ने बिना भूमिका बांधे अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक ब्लैक कलर का कार्ड निकालकर टीना की तरफ बढ़ा दिया। टीना, ये सिटी बैंक का प्रीमियम कार्ड है, इसमें अभी 700 करोड़ रुपए हैं। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस अंकल और आंटी का इलाज अच्छे से करवाओ। टीना कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे कार्ड को देखा, फिर युवराज की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई थी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। युवराज को धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाने ही वाली थी, उसने देखा युवराज वहां से जा चुका था। उसने इधर उधर देखा कि पाया युवराज अस्पताल से एग्जिट की ओर बढ़ रहा था। टीना ने गहरी सांस ली, कार्ड को अपने बैग में रखा और फिर माही के पास वापस आ गई। माही अभी भी उसकी बेचैनी में थी, कभी बैठ जाती तो कभी उठकर कॉरिडोर में टहलने लगती। तभी उसका इंतजार खत्म हुआ। शिवानी और भाग्या साथ में वहां पर आ गई थी और माही ने शिवानी को देखते हुए राहत की सांस ली। शिवानी ने माही की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माही, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब देख लूंगी। माही की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू शिवानी। लेकिन शिवानी ने उसकी हिचकिचाहट भांप ली। लेकिन क्या माही, बताओ क्या कहना चाहती हो? माही ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, लेकिन मुझे मोम डैड के ऑपरेशन के लिए 30 करोड़ रुपए चाहिए, इसलिए मैंने भाग्या से लोन लेने के बारे में पता करने को कहा था। शिवानी ने माही की आंखों में देखा। वो डर, चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव था। उसने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, मुझे सब पता है माही, लेकिन तुम्हें किसी लोन की जरूरत नहीं, मैं सब पैसे दे दूंगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए शिवानी ने माही को गले लगा लिया। माही की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह शिवानी के कंधे पर रखकर सिर और फूट फूट कर रोने लगी। इधर टीना भी कमरे में वापस आ रही थी। क्या टीना युवराज की मदद से मोम डैड को ठीक कर पाएगी, या फिर माही शिवानी की मदद से मोम डैड को ठीक करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।
दोस्तों 149वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अस्पताल के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन भीतर लंबी गलियों में सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों की कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। माही की आंखों में नमी थी। उसके मोम डैड का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बाहर बैठी माही की सांसें भी जैसे अटक सी गई थी और लगातार ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जलती हुई देख रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसकी आंखों में चिंता और डर का मिला जुला भाव था। वो हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। शिवानी ने धीरे धीरे माही के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माही तुम अब रिलैक्स करो। डॉक्टरों की बात हो चुकी है। ऑपरेशन जल्द शुरू होने वाला है। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। माही ने हल्का सा सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया, मानो अपने डर को दबाने की कोशिश कर रही हो। शिवानी, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं मॉम डैड के बिना कैसे रहूंगी? उसकी आवाज कांप रही थी। शिवानी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, ऐसा मत सोचो। डॉक्टर बेस्ट हैं और सब कुछ ठीक होगा। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। टीना चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने अपने बैग की चैन खोली और उसमें पड़े ब्लैक कलर के सिटी बैंक का प्रीमियम कार्ड देखा। उसकी उंगलियां हल्के से उस पर फिसली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे युवराज को कार्ड वापस करना चाहिए या नहीं। पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। टीना, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम उसे लौटाने की सोच रही हो। उसकी आंखें चमक उठी। 700 करोड़ रुपए, उसने मन ही मन कहा। उसने तुरंत कार्ड को वापस बैग में रखा और ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फिर जैसे ही उसने माही को देखा, जो घबराई हुई थी, उसे अपने विचारों का उत्तर मिल गया। नहीं, अभी सबसे जरूरी माही के मोम डैड का इलाज है। उसने कार्ड को वापस बैग में रखा और माही के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। माही ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, माही ने कांपती आवाज में कहा। दूसरी ओर युवराज तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसे पता करना था कि हमला किसने करवाया था। उसने खुद से ही कहा, यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहे हैं। उसने फोन निकाला और वसीम को कॉल लगाया। हेलो वसीम, मुझे तुरंत मीरा होटल आकर मिलो। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसकी आवाज में सख्ती थी। कुछ ही देर में वसीम होटल पहुंच गया था और वो पहले से युवराज का इंतजार कर रहा था। युवराज तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। वसीम, मुझे पूरी रात की घटना का पूरा ब्यौरा चाहिए, साथ ही यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी। मुझे जल्द से जल्द उस हमलावर तक पहुंचना है। वसीम ने सिर हिलाया। जी मालिक, मैं भी पता लगाता हूँ। वसीम तुरंत सिक्योरिटी रूम की ओर भागा और वहां के गार्ड से बातचीत करने लगा। कुछ ही देर में वहां फुटेज लेकर वापस आया। युवराज ने फुटेज देखनी शुरू की। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। उसने फुटेज में एक जानी पहचानी शक्ल देखी। उसकी आंखें गुस्से से भर आई। स्क्रीन पर माधव दिख रहा था। युवराज ने वसीम की ओर देखते हुए कहा, वसीम, ये तो ईगल गैंग के सरप्रस्त जोगिंदर का माधव है। तुम एक काम करो, ईगल गैंग की पूरी गुड़नी निकालो। जी मालिक। वसीम ने हामी भरी, सिर हिला दिया और वहां से चला गया। युवराज ने ठान लिया कि अब वो कुछ भी करके इस बार उस मास्टरमाइंड तक पहुंच कर ही रहेगा। उसने अपने मुट्ठी भींची और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़कों पर दौड़ गई। वो जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उधर अंजलि कपूर की आंखों में जो भाव थे, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसके हाथों में हल्का सा कंपन था, जो यह साफ इशारा कर रहा था कि उसके भीतर गुस्से का एक ज्वालामुखी धधक रहा हो। उसके ठीक बगल में राघव बैठा था, एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व वाला इंसान, जो खुद को हर परिस्थिति में काबू रखने में माहिर था। लेकिन आज उसे भी अंजलि के भीतर उठते तूफान की आहट महसूस हो रही थी। अंजलि की निगाहें सड़क पर जमी थी, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती से साफ झलक रहा था कि वो कोई जवाब देने के मूड में नहीं थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने सुनसान हाईवे के किनारे आकर रुक गई। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ढाबा था। और यह लेकिन एक ढाबा किसी आम लोगों के लिए नहीं था। एक खास गैंग, ईगल गैंग का अड्डा था। जगह सुनसान थी, लेकिन भीतर रह रहकर हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थी। जैसे अंजलि और राघव गाड़ी से उतरे, वहां खड़े कुछ बदमाशों ने उन्हें गौर से देखा। उनकी नजरों में संदेह था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंजलि को पहचाना, उनके चेहरे पर एक अलग सा अहंकार आ गया। अरे अरे, देखो तो कौन आया है, उनमें से एक आदमी ने कहा, जो लंबे कद का था और जिसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन था। हंसते हुए बोला। अंजलि ने बिना एक पल रुके अपने तेज कदमों के साथ ढाबे के अंदर प्रवेश कर लिया। ईगल गैंग के सरगना जोगिंदर, एक नाम जो अपराध की दुनिया में एक खौफ के रूप में जाना जाता था। एक विशालकाय शरीर, घनी मूछें और आंखों में एक घातक चमक। वो एक बड़े से सोफे पर बैठा था और उसके चारों ओर उसके आदमी तैनात थे।
जिनके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। जोगिंदर ने अंजलि को अंदर आते ही देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आइए मिस कपूर, आइए, बैठिए। अंजलि के कदमों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर मजबूती बनाए रखे हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए सीधे जोगिंदर की आंखों में झांका और बिना समय गवाए बोली, जोगिंदर जी, मैंने आपको सिर्फ उस लड़की को डराने के लिए कहा था, न कि उसके मॉम डैड को इस कदर पीटने के लिए कि वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उसके शब्दों में गुस्सा भी था और पछतावा भी। जोगिंदर हल्का सा हंसा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। मिस कपूर, आप भोली हैं। जोगिंदर ने अपनी कुर्सी से थोड़ा सा झुकते हुए कहा, जब आप शेर के मुंह में शिकार डालते हैं तो शेर ये नहीं देखता कि उसे कितना खाना है, वो पूरे शिकार को फाड़कर ही छोड़ेगा। अंजलि के चेहरे की नसें तन गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने आपको बस डराने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं, और आपने ये कर दिया। जोगिंदर ने एक सिगार जलाया और धुआं छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है डराने के लिए हम हल्के हाथ रखेंगे? जब डर लगता है तो दर्द महसूस होता है, और मैंने वही किया। अंजलि ने तेज सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राघव, जो अब तक शांत था, वो आखिरकार बोल ही पड़ा, यह बहुत गलत हुआ है जोगिंदर, हमें इस बारे में फिर से बात करनी होगी। जोगिंदर ने एकदम से राघव को घूर कर देखा और फिर हंसते हुए बोला, ओ तो अब मिस कपूर को पछतावा हो रहा है। जब जब पानी सिर के ऊपर चला गया तब होश आया। अंजलि के चेहरे की रंगत ही बदल गई। उसने मन में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। उसने सख्ती से जोगिंदर की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम इस मामले में मेरा नाम कहीं भी नहीं आने दोगे। उस लड़की और उस परिवार को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जोगिंदर ने एक पल सोचा, फिर ठहाका लगाकर हंसा, अंजलि जी ठीक है, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसका मन विचलित हो रहा था। वो जानती थी कि वो गलत खेल में फंस चुकी है, लेकिन अब सवाल ये था कि वो इससे बाहर कैसे निकलेगी। दूसरी तरफ अस्पताल का गलियारा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते हुए माही और टीना की आंखों में बेचैनी और उम्मीद दोनों झलक रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। हर बीतता सेकंड उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। माही बार बार अपने हाथों को मसल रही थी, जबकि टीना दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें बंद किए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। भगवान प्लीज मेरे मॉम डैड को बचा लो। माही के होठ धीमे से फड़फड़ाए। टीना ने उसकी उंगलियां कांपती को थाम लिया और कहा, माही हिम्मत रखो, मॉम डैड दोनों को कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। माही ने अपनी नजरों में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकाई दिया। हर बार जब भी दरवाजा थोड़ा सा खुलता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, मगर हर बार वही नर्स और कोई सहायक डॉक्टर निकलता और माही की उम्मीद फिर से अधर में लटक जाती। कब खत्म होगा ये इंतजार? टीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर खुद भी उतनी ही अंदर से घबराई हुई थी। कई घंटे बीत चुके थे। माही और टीना की आंखें थकान और चिंता से लाल हो चुकी थी, और फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और डॉक्टर माथुर बाहर निकले। माही की सांसें उनको देखकर एकदम थम सी गई। उसने आगे बढ़कर घबराई आवाज में पूछा, डॉक्टर, मॉम डैड कैसे हैं? डॉक्टर माथुर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस माही, आपके मॉम डैड का ऑपरेशन सफल रहा, अब कोई चिंता की बात नहीं, वे दोनों ओके हैं। एक पल के लिए माही को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू उबड़ आए। सच सच कह रहे हैं आप? डॉक्टर माथुर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब वे खतरे से बाहर हैं। हमें बस अगले 24 घंटे उनकी निगरानी करनी होगी, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टीना की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। उसने माही को कसकर गले लगा लिया और कहा, देखा माही, भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना कि चिंता मत करो, डॉक्टर माथुर सब ठीक कर देंगे। माही ने भी अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगी। ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे और उम्मीद के थे। माही अपने घुटनों पर बैठ गई और अपनी हथेलियों से चेहरे को ढक लिया। रो रही थी, मगर उन आंसुओं से बिल्कुल अलग थे जो उसने घंटों पहले बहाए थे। टीना उसके पास झुकी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माही, अब तो सब ठीक हो गया है। मोम डैड अब सुरक्षित हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम कब तक रोती ही जाओगी? चलो अब ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा और तुम रोना बंद करो। माही ने अपनी भरी आंखों से डॉक्टर माथुर की ओर देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने मेरे मोम डैड को बचा लिया। डॉक्टर माथुर ने नरम लहजे में कहा, माही, अब अपने मोम डैड से आप मिल भी सकती हैं, मगर ध्यान से, वे अभी बेहोश है। माही के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई।
उसने टीना का हाथ पकड़ा और आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ी। क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। क्या युवराज पकड़ पाएगा हमलावरों को? क्या अंजलि का सच कभी सामने आ पाएगा? दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 150वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर माही डॉक्टर के जाने के बाद वो आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी। आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सफेद दीवारें, हल्की पीली रोशनी और धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। कमरे में केवल दो बेड थे जिन पर यशवंत और यामिनी गहरी बेहोशी में पड़े थे। उनके शरीर पर कई मशीनें लगी हुई थी। नाक में ऑक्सीजन मास्क था और ड्रिप धीरे धीरे उनके शरीर में जा रही थी। माही और टीना एक पल को ठिठक गई। उनके मॉम डैड हमेशा मजबूत और ऊर्जावान दिखते थे, लेकिन इस वक्त उन्हें इतने कमजोर और नाजुक हालात में देखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। टीना ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मॉम, आप सुन रही है ना? कैसी हैं अब आप? माही धीरे से अपने पिता यशवंत के पास गई और कांपते हाथों से उसकी उंगलियां थाम ली। डैड, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। डैड, हम आ गए हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना। यशवंत की उंगलियां थोड़ी सी हिली, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थी। फिर वो अपनी माँ यामिनी के पास गई। उसकी माँ हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर रही थी, लेकिन वह इस वक्त इतनी कमजोर लग रही थी कि माही का दिल टूट गया। उसने अपने मोम के माथे पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, मोम, मैं यहाँ हूँ। यामिनी की तरफ से भी हलचल हुई। उनकी उंगलियां धीरे धीरे हिली, फिर उनकी आंखें भी हल्की फुल्की खुल गई। माही और टीना की सांसों में अटक गई थी। मोम, यामिनी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा। बस इतना सुनते ही टीना माँ के गले लगकर रोने लगी। माही ने भी उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। थोड़ी देर के बाद यशवंत ने भी आंखें खोली। उन्होंने अपने पास खड़ी माही को देखा और हल्की मुस्कान दी। डैड। माही की आंखों में चमक आ गई थी। यशवंत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों ठीक हो ना? माही और टीना ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ डैड, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। यशवंत ने अपने बेटियों के हाथ थाम लिए। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। पूरी रात ऑपरेशन चला और कब पता ही नहीं चला कि सुबह भी हो गई थी। आईसीयू में अब पहले जैसा भारीपन नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। माही ने टीना को गले लगाते हुए कहा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई। अब बस हमें मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना है। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माही, अब सब ठीक होगा। हम चारों फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे। उधर सिंघानिया हाउस में हल्की रोशनी में युवराज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच और नाराजगी के भाव थे। वो अब भी उस मास्टरमाइंड के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया था। उसकी उंगलियां टेबल पर रखी कांच के गिलास को हल्के हल्के थपथपा रही थी, जबकि उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी सच्चाई। कौन है वो? उसने खुद से बुदबुदाया। किसकी हिम्मत हुई कि मेरी माही को मुझसे दूर करने की? इतने में उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। दीवार पर टंगी तस्वीर में माही अपने खूबसूरत मुस्कान के साथ खड़ी थी। जैसे युवराज की नजर उसके चेहरे पर गई, उसके अंदर की भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। उसके गुस्से की ज्वाला भड़क गई थी। तुमने मेरी माही को मुझसे दूर किया। वो दांत भींच कर बुदबुदाया। अब देखना मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी सांसों से दूर करता हूं। ये कहते हुए उसने दीवार से तस्वीर उतारी और उसे अपने हाथों में लेकर उसके चेहरे पर उंगलियां फिराने लगा। माही का चेहरा देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गई। वो उन लम्हों में खो गया जो उसने माही के साथ बिताए थे। युवराज को याद आया जब पहली बार माही का हाथ थामा था, जब पहली बार उसने अपनी बाहों में उसे लिया था, जब पहली बार उसे अपनी आंखों से देखा था। वो उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका हर एहसास महसूस करने लगा था। माही, उसने धीरे से कहा, जैसे वो वहीं पर खड़ी हो, उसे सुन रही हो। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान मोबाइल की घंटी से टूट गया। मोबाइल की स्क्रीन पर वसीम का कॉल आ रहा था। युवराज ने बिना देरी किए फोन उठाया। बोलो वसीम। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। वसीम की आवाज आई। मालिक, ईगल गैंग के लोग मुंबई के बाहर कल्याण में एक सुनसान ढाबे पर जमा है। उनके पास मार्शल आर्ट फाइटर और ब्लैक निंजा की 2 टीमें भी हैं। साथ ही कुछ फ्री स्ट्रीट फाइटर भी उनके साथ हैं। युवराज ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। उसकी भूरी आंखों में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या यह हमला जोगिंदर ने किया है? उसे खुद से ही सवाल किया। वसीम कुछ देर सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मालिक, अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ कि हमला किसने करवाया, लेकिन एक बात पक्की है, यह किसी लड़की का काम है। लड़की? युवराज के माथे पर लकीरें गहरी हो गई। उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। कौन हो सकती है ये लड़की? क्या वो लड़की वही थी जिसने उसके और माही के बीच जहर घोल दिया था, जिसने माही को उससे दूर किया था? युवराज ने एक झटके में हाथ पकड़ा और गिलास जमीन पर दे मारा।
गिलास टुकड़े टुकड़े में बिखर गया, लेकिन युवराज को कोई परवाह नहीं थी। अगर ये लड़की सोचती है कि वो मुझे हरा सकती है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। मैं उसे खुद ढूंढ निकालूंगा। युवराज तेजी से उठा और कमरे के अंदर घूमने लगा। उसके चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा गुस्सा जो किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। वसीम, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। मालिक, मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। आप हमें बताइए कि आगे क्या करना है हमें। वसीम की आवाज में गंभीरता थी। युवराज की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तैयार रहो, अब खेल शुरू होने वाला है। वसीम ने बिना कोई सवाल जवाब दिया। जो हुक्म मालिक। फोन कर चुका था। युवराज ने एक बार फिर माही की तस्वीर को देखा। मैं वादा करता हूं माही, जिसने भी हमें अलग किया है उसे मिटा दूंगा। मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी कसकर मुट्ठी भींच ली। तभी दरवाजे पर पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। युवराज, दरवाजा खोलो। युवराज ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सामने उसकी बहन काव्या खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। वो अंदर आई और एक नजर युवराज पर डाली। क्या हुआ युवराज, इतनी बेचैनी क्यों है, और कल रात कहाँ थे तुम? काव्या ने पूछा। युवराज ने दीवार की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, दीदी मैं अस्पताल गया था। किसी ने माही के मॉम डैड को बहुत बुरी तरह मारा है। वे अभी आईसीयू में हैं। यह सुनते ही काव्या सुन पड़ गई। क्या? ये किसने किया? उसने घबराई आवाज में पूछा। युवराज ने माही की तस्वीर को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, यही तो मैं पता लगा रहा हूं। ये उसी इंसान का काम है जिसने माही को मुझसे दूर किया, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने महसूस किया कि युवराज का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। युवराज, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। हमें सोच समझकर काम करना होगा। काव्या ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवराज अब और रुकने के मूड में नहीं था। उसकी मुट्ठी और भी भींच गई। दीदी, मुझे उस मास्टरमाइंड के बारे में पता चल चुका है। यह किसी आदमी का काम नहीं, बल्कि किसी लड़की का काम बता रहे हैं। काव्या ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। लड़की? युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह हमला उसने ईगल गैंग के सरगना जोगिंदर से करवाया है। अब काव्या की आंखों में भी चिंता गहरी हो गई थी। युवराज, यह मामला इतना आसान नहीं है। हमें समझदारी से कदम उठाना होगा। अगर तुम गुस्से में कुछ कर बैठोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। युवराज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने अपनी दीदी को समझाते हुए कहा, दीदी मैं ये सब चुपचाप सहन नहीं कर सकता। उन्होंने माही के मोम डैड पर हमला किया है और मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दूंगा। अगर ये लड़की सोच रही कि मैं डर जाऊंगा तो बहुत बड़ी भूल कर रही है। काव्या को अब युवराज की चिंता होने लगी थी। युवराज, बदले की आग में खुद को मत जलाओ। सही वक्त आने पर सही कदम उठाना जरूरी है। युवराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं दीदी, लेकिन इस बार यह जंग आखिरी होगी। काव्या ने युवराज को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाओगे। युवराज ने आंखें बंद की और अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जानता था कि यह लड़ाई अब दूर नहीं थी। वो सिर्फ एक सवाल था कि वो लड़की कौन थी। उधर यशवंत और यामिनी अब पूरी तरह से होश में आ चुके थे। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी भयानक तूफान से बच निकलने के बाद कोई किनारे पर आकर खड़ा हो गया हो। माही अपने पिता यशवंत के पास बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर एक राहत भरी मुस्कान। वो धीरे धीरे उनके हाथों को सहला रही थी, जैसे उन्हें यकीन दिला रही हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ टीना अपनी माँ के पास बैठी थी, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, जैसे उनके सारे दर्द को खुद में समेट लेना चाहती हो। यशवंत ने हल्की सी आवाज में कहा, माही बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माही की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी से अपने पिता का हाथ थाम लिया और बोली, पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस आपको और मम्मी को इस हालात में देखकर दिल दुखता है। बस अब जल्दी से आप ठीक हो जाइए। यामिनी ने टीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता और ममता दोनों झलक रही थी। बेटा, हम दोनों तो ठीक हैं। तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो। टीना ने हल्की हंसी के साथ कहा, मॉम, हमें चिंता करनी चाहिए। आपको कितना कुछ हुआ है, और देखिए आप कितनी बहादुर हैं। आप जल्दी ठीक हो जाइए ताकि हम सब फिर घर लौट सके। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। दोनों बहनें अपने माता पिता को इस हालात में देखकर दुखी थी, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी ममता और प्यार ने माहौल को हल्का कर दिया था। माही ने जल्दी से एक सेब उठाया और अपने पिता की ओर बढ़ा दिया। डैड, डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का खाना शुरू करना होगा। ये सेब खाइए। यशवंत ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से माही के हाथों को सेब का टुकड़ा लिया, और टेना ने भी अपनी माँ के लिए संतरे के टुकड़े काटे और उन्हें खाने के लिए कहा। यामिनी ने अपनी बेटे की ओर देखा और उनकी आंखों में बेहिता प्यार था।
बेटा, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई। अगर तुम हमारे साथ न होती तो शायद हम इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते। चारों के चारों इसी माहौल में घुल गए। उधर युवराज एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। क्या युवराज अपनी प्लानिंग में सफल हो पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।